एक परिवार के अंदर एक पति पत्नी, उनके 2 बच्चे, उनका एक देवर और उनका एक ससुर बड़े ही आराम से रहा करते हैं। कुछ ही समय ऐसे ही गुजरता है। कुछ समय के बाद जो पति होता है उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद जो देवर होता है उसका नंबर आता है, उसे बड़े ही प्यार से अपने साथ शादी के बंधन में बांध लिया जाता है। जो औरत पहले उसकी भाभी होती है अब उसकी वो पत्नी हो जाती है। ससुर भी सबके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद रीति रिवाज के अनुसार ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी को मात्र 8 महीने ही बीतते हैं और 8 महीने के बाद वहाँ पर एक ऐसा खेल रचा जाता है जिस खेल की वजह से इस देवर को भी सदा सदा के लिए वहाँ से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस भी इस मामले को सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करती है। पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब खुलासा होता है, जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी परेशान हो सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी के शास्त्री नगर की ये हकीकत की घटना है। 13 सितंबर 2022 की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 34 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम नीतू, उम्र 30 साल होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं। 13 सितंबर 2022 को प्रदीप शर्मा अपनी पत्नी के घर आता है और घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि हम बैंक चलते हैं और बैंक में जाकर अपने बच्चों के नाम कुछ पैसे FD करा देते हैं। इस पर प्रदीप शर्मा भी तैयार हो जाता है और जैसे ही बैंक जाने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास बाहर आता है, वहीं पर बाइक सवार 2 व्यक्ति खड़े होते हैं जो इसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। गोलियां चलाने के बाद वहां से वो दोनों फरार हो जाते हैं। जो पत्नी होती है वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही प्रदीप शर्मा की ऐसी हालत होती है जिसे देखकर अड़ोसी पड़ोसी भी हड़बड़ाने लगते हैं। हड़बड़ाहट में तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जहाँ जाकर डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो पत्नी होती है उससे भी पूछताछ की जाती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। तो पत्नी रोने के सिवा कुछ बता ही नहीं पाती। वो तो यही कहती है कि साहब, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं तो लुट चुकी हूँ, मेरा पति पहले ही मर चुका है। अब ये मेरा देवर था, इसे भी मैंने अपना पति बनाया था, अब ये भी इस जहाँ को छोड़कर चला गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो अनाथ हो चुकी हूँ, मैं तो रोड पर आ चुकी हूँ। पत्नी का ऐसा विलाप सुनकर आसपास के लोग भी ऐसा विलाप सुनते हैं तो किसी का शक भी पत्नी के ऊपर नहीं जाता। अब तुरंत ही पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो एक CCTV कैमरे से एक बाइक पर 2 व्यक्ति भागते हुए नजर आते हैं। जो दोनों के दोनों शूटर होते हैं, उनका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है, लेकिन बाइक का नंबर मिल जाता है। जैसे ही बाइक के नंबर की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि इसकी तो FIR पहले ही दर्ज हुई पड़ी है, ये तो चोरी की बाइक है, 5 दिन पहले चोरी हो चुकी है। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं। अब पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता। फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है और पुलिस के खबरी काम पर लग जाते हैं और 15 सितंबर को सुबह सुबह पुलिस को खबर देते हैं कि ये दोनों शूटर आज एक जगह आने वाले हैं। अब पुलिस एकदम से उसी जगह का रुख करती है। चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया जाता है। जैसे ही शूटर वहां पर पहुंचते हैं तो शूटर भी पुलिस के ऊपर गोलियां चला देते हैं। आपस में काफ़ी मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में एक शूटर के पैर में गोली लग जाती है। शूटर के पैर में गोली लगती है, उसका नाम समीर होता है। पुलिस उसे तुरंत ही अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेकर पहले उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है और जो दूसरा शूटर होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। जब समीर बताता है कि साहब, हमें इस सब के लिए पैसे मिले थे, हमने तो पैसे लेकर काम किया, हमें 30,000 रुपये की पेशकश की गई थी, 30,000 रुपये में, और एक पिस्टन भी हमें दी गई थी, उससे हमने इस पर गोलियां चलाई हैं। फिर उनसे जो सवाल होता है पुलिस का, तुम्हें ये सब देने वाला कौन है? वो बताता है कि एक दीपांशु नाम का लड़का है, उसने हमें इस सब को दिया है और उसके साथ एक महिला भी है जिसका नाम नीतू है। नीतू कोई और नहीं, इसी प्रदीप शर्मा की बीवी होती है। जो पहले इसकी भाभी हुआ करती थी वो बाद में इसकी बीवी बन जाती है। अब पुलिस एकदम से नीतू शर्मा का रुख करती है और नीतू को अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे सख्ती के साथ
पूछताछ करती है तो पहले तो नीतू इधर उधर का वाक्या करती है, इधर उधर घुमाती है, रोती है, बिलखती है। वो ये कहती है कि जिसने मुझे सहारा दिया मैं उसको कैसे रास्ते से हटा सकती हूँ। इसने तो मेरे पति के मरने के बाद मुझे सहारा दिया था, लेकिन मैं इसे रास्ते से कैसे हटा सकती हूँ। मेरे बच्चों का सहारा भी यही है। लेकिन पुलिस अपनी सख्ती से, अपने रवैये से जब पूछताछ करती है तो नीतू थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा वाक़या सच सच बताने लगती है। नीतू बताती है कि साहब 7 जुलाई 2017 को राहुल शर्मा से मेरी शादी होती है और शादी के बाद बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। शादी के बाद हमारे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 8 नवंबर 2016 को पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद मैं बेघर हो जाती हूँ, विधवा हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे मेरे देवर का सहारा मिलता है जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप के साथ मैं बड़े अच्छे से रहती हूँ। 8-7 महीना का समय बीतता है। उसके बाद प्रदीप के साथ मेरी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाइयाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं, प्रदीप डेली शराब पीकर आता है और डेली मेरे साथ में मार पिटाई करता है। वो मेरे से अलग रहने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, मैं 13 सितंबर 2022 को प्रदीप के पास फ़ोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। इसलिए मैं उसे अपने घर बुलाती हूँ और उससे कहती हूँ कि क्यों ना बच्चों के नाम कुछ पैसे कर दिए जाएं। वो सब के लिए प्रदीप भी तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम एक प्लान बनाते हैं। 8 सितंबर को मेरा जो ममेरा भाई है जिसका नाम दीपांशु है वो मेरे घर पर आता है और एक नीतू होता है वो मेरे घर पर आता है, एक मनीष होता है वो मेरे घर पर आता है। नीतू और मनीष को हम दोनों मिलकर, मेरा ममेरा भाई और मैं, एक प्लान के तहत उनको 30,000 रुपये देते हैं और उनको इस पति को रास्ते से हटाने का वाक़या बताया जाता है। हम 13 सितंबर का दिन ही मुकर्रर करते हैं कि जब पति को मैं घर बुलाऊंगी तब तुरंत ही तुम उसके ऊपर गोली चला देना। फिर 13 सितंबर को जब पति हमारे घर पर आता है, अपनी गाड़ी साइड में लगाता है। घर में आने के बाद तुरंत ही मैं उसे बैंक जाने के लिए कहती हूँ। जैसे ही बैंक जाने के लिए बाहर निकलते हैं तुरंत ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी जाती हैं। गोलियाँ चलाने के बाद वो वहीं पर ढेर हो जाता है। पूरा मामला पुलिस को सुनाती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। पुलिस उससे कहती है कि तुमने जो कदम उठाए बहुत ही गलत थे। तो अगर तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी अनबन हो रही थी, अगर बन नहीं पा रही थी, या तुम्हें वो मार पिटाई भी करता था, या तुम्हारे बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं दे रहा था, तो इसके कानून का सहारा ले सकती थी, कोर्ट में भी जा सकती थी। और तुमने जो कदम उठाया बहुत ही गलत कदम है। इस पर पत्नी बोलती है कि साहब मैं अपने पति से इस तरह से तंग आ चुकी थी, मैं चाहती थी कि इससे तो मैं विधवा ही अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता था, ना मेरे बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना कर देता है और जो इसका पिता होता है वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना कर देता है। जब पिता से बातचीत की जाती है तो पिता कहता है कि इसके अवैध संबंध इसी के ममेरे भाई के साथ होते हैं, जिसकी वजह से इसने मेरे बेटे को रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस तमाम पहलुओं को अपने पास रखते हुए, तमाम जो सबूत होते हैं उनको अपने पास रखते हुए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। जिसको और जो समीर होता है, इन दोनों को तो एक साथ में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज दिया जाता है। बाकी जो मनीष होता है उसके पास भी, उसकी लोकेशन पर भी दबिशें दी जा रही हैं, उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा करती है। इधर जो दीपांशु होता है, जो इसका ममेरा भाई होता है, वो भी घर से फरार चला हुआ है। उसके घर पर भी दबिशें दी जा रही हैं, जल्द ही उसके घर से भी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी जो सिटी पीयूष गोयल होते हैं उनका कहना यही है कि ऐसे क्राइम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वो कहीं भी छुप जाएं, उन्हें ज़मीन के अंदर से भी खोद कर निकाला जाएगा और उन सबको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,